नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फीमेल एक्टर शवरा भास्कर की। दोनों ही महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। एक योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे, और उस बटोगे तो कटोगे पर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का बेईमानी भरा विश्लेषण, आकलन, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और साथ में हम बात करेंगे सबरा भास्कर की। सबरा भास्कर एक बड़ी फेमिनिस्ट कलाकार, और आपने देखा होगा मोदी विरोध में अगर कोई एक्ट्रेस इस वक्त आगे की पंक्ति में खड़ी दिखाई देती है तो वो है सबरा भास्कर। और पहली बार सीएए, आपको पता होगा एनआरसी और सीएए की जब बात चली, शाहीन बाग हुआ, उस शाहीन बाग में सबरा भास्कर जिस तरीके से सीएए के विरोध में खड़ी हुई और बढ़ चढ़कर जो है वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगी थी। इसके अलावा लेकर रहेंगे आजादी, तो कल उनकी एक फोटो वायरल हुई सजाद नोमानी के साथ, एक विवादित मौलाना। अब विवादित शब्द में इसलिए कह रहा हूं, ये जो है वो महाराष्ट्र चुनाव की बात नहीं करके मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये पहले भी फतवे जारी कर चुके हैं। ये जिसको कहें कि महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक 17 सूत्रीय, आपको पता होगा शर्तों का पिटारा जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया गया था, वो इन्हीं महानुभाव के द्वारा दिया गया था। तो अब कल अणुशक्ति नगर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, अणुशक्ति नगर में सबरा भास्कर की जो रैली थी, एक सभा थी, उसको उन्होंने संबोधित किया। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पति के लिए जो शब्द बोले, उसके बाद से ही वो विवादों में गिर गई। और जिस तरीके से पैगंबर साहब को, नबी को जो है उन्होंने याद किया, और याद करते करते अनिल राठौड़ से लेकर नीतीश राणे तक पहुंच गई। अब ऐसा क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि अणुशक्ति नगर से एनसीपी, जो अजीत पवार का गुट है, उस तरफ से आपको पता होगा सना मलिक कैंडिडेट है। पहले ये सीट जो है वो नवाब मलिक के पास थी, और इधर जो है वो सबरा भास्कर के पति फैद अहमद के पास है। ये भी समाजवादी नेता ही थे, लेकिन इस बार जो है वो शरद पवार की पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो मामला जो है वो दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवार है। और अगर यहाँ पे वोटों की संख्या की बात करते हैं अणुशक्ति नगर की, तो वो लगभग जो है वो 2.5 लाख के आसपास वोटर्स है, जिसमें से लगभग 80,000 के आसपास जो वोटर्स है वो मुस्लिम वोटर्स है, बाकी बहुत कम कम जो है वो वोटर्स है। तो ऐसी स्थिति में मामला जो है वो बड़ा रोचक हो जाता है। तो अगर किसी को बटोगे तो कटोगे का प्रभाव अगर देखना है, तो सबरा भास्कर का कल का जो स्टेटमेंट, जो रैली में उनका भाषण था, उसको आप देखोगे तो आपको सही समझ में आएगा। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों घटनाओं को मैं एक साथ कैसे जोड़ के देखता हूं, उसको भी थोड़ा सा अगर समझे, तो योगी आदित्यनाथ ने जब ये बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, ये उस वक्त दिया था जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे थे। आगरा की वो रैली आपको याद होगी। लेकिन अचानक से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने जो है वो बड़ा प्रभाव दिखाया, और हर व्यक्ति की जबान पे जो है वो ये नारा पहुंच गया, परिणाम भी देखा गया। इसलिए हम कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव इस नारे के ऊपर मोहर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये इसका लिटमस टेस्ट होना है। क्योंकि पहले हम बात करते थे असली और नकली शिवसेना की, तो अब हम जो है वो इस असली और नकली शिवसेना से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। अब हम आ गए हैं बटोगे तो कटोगे पे। तो एक एक सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझने वाली है। अब ये लोग किस तरीके का आकलन करते हैं ये तो ये खुद जाने, लेकिन अगर ये लोग ये कहते हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के, और अगर ये पूरे दिन भर योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे की बात करते हैं, तो फिर ये किस मुंह से ये कहते हैं कि वो नारा जो है वो धरातल पे काम नहीं कर रहा? धरातल पे काम कर रहा है तभी तो आप और हम लोग जो है वो इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नारा हमारे दिमाग में बस गया है।
और अब हम जो है वो उसकी काट को कैसे कम करें उस पे हम बात कर रहे हैं। और इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जो पार्टियां थी वो सिर्फ और सिर्फ इस नारे की ही काट ढूंढती हुई नजर आई है, अपने मुद्दों पर काम करती हुई इस महाराष्ट्र के चुनाव में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और आप देख लीजिए, एक घटना ऐसी बताइए कि इससे इतर किसी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक है तो सेफ है और उसके ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे तो ये लगता है कि राहुल गांधी अभी भी जो है वो कोमा में है हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में, कि वो इस नारे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और वही हाल जो है, सूरत हाल अगर जिसकी हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वही स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए जब ये लोग ये कहते हैं कि इस नारे का, क्योंकि इन लोगों के पास में एक दो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए या अजीत पवार की पार्टी की तरफ से दिए गए, अजीत पवार के द्वारा, कि वो इस नारे के साथ खड़े दिखाई नहीं देते और पंकजा मुंडे। तो ठीक है, अगर आप एक दो अगर नेताओं की बात करें तो एक चीज समझ में नहीं आती कि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरदर्दी बढ़ी थी तो वो उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य था महाराष्ट्र। तो फिर आप लोग मुद्दों की कमी क्यों है? क्यों बटोगे तो कटोगे और योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हो? अपना एक मुद्दा लेके आते, उस पे जो है वो पब्लिक का एक नैरेटिव सेट करते, सेंटिमेंट सेट करते और उसके बाद में उसका रिजल्ट भी देखते। लेकिन जब हम इस बात को ऐसे समझते हैं, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में हिंदू आबादी को बांटा गया था संविधान का डर दिखा के कि संविधान बदल दिया जाएगा। इसलिए लोग जो है वो इससे डर गए और उसके बाद जातियों में बट गए। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो महाराष्ट्र में देखा जा सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण अगर किसी सबसे ज्यादा किसी स्टेट में है तो उत्तर प्रदेश के साथ में वो है महाराष्ट्र। और आपने देखा है जिस तरीके से मराठवाड़ा का क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो मराठा और ब्राह्मणों के खिलाफ है, ओबीसी, दलित, ये तमाम तरह की जो जाति अगर देखोगे आप इसका जातीय समीकरण, तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसका एक, जिसको हम कहें कि जो लगातार संविधान का जो मुद्दा बन रहा था और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां उसका फायदा उठा रही थी, तो उसका जो है वो हल निकालने की कोशिश कर रही थी कि इसका जो है वो तोड़ कैसे निकलेगा। और तोड़ निकला, योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला, बटोगे तो कटोगे। और बटोगे तो कटोगे ने जो है वो वापस से इन जातियों को एक करने का काम कर दिया। और ये जो है वो आपने देखा इसका प्रभाव हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तो अब सीधे तौर पे अगर हम देखें तो अब कल चुनाव जो है वो होने वाला है और ये इसका लिटमस टेस्ट होने वाला है। धरातल पे हमने बहुत से लोगों के जो है वो वीडियो वगैरह देखे हैं, वो लोगों से रूबरू भी हुए हैं और लग रहा है कि इस नारे का जो है वो प्रबल प्रभाव अगर कहीं देखा गया तो वो है महाराष्ट्र। और दूसरा, ये अपने सुनने वालों के साथ में, जिसकी मैं वामपंथी मीडिया की बात कर रहा हूं, इस तरीके की आशुतोष जैसे की, तो उनको पता होना चाहिए जिस बात की ये बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम कार्ड जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो आप एक चीज देखिए, इस पूरे देश में अगर ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा तो फिर किस राज्य में चलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ रहा है। आपने ये देखा, अभी वर्तमान की हम राजनीति की स्थिति की बात कर रहे हैं और आप चाहे शिवाजी के तक की बात कर लीजिए, आप पीछे तक आप जितना जाओगे तो आपको मिलेगा कि हिंदुत्व का, और बाला साहब ठाकरे का आप इस देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी जरूर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, वहां पर बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते थे और उसका फायदा बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को मिलता था। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी ये लोग जो है वो अपने आकलन में अपने ही जो सुनने वाले हैं उन लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं और इस बेईमानी का जो परिणाम है वो 23 तारीख को इन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो बड़ा सवाल यह है कि जब इस नारे का लिटमस टेस्ट है तो ये नारा अब तक जो है वो चुनावी प्रक्रिया में धरातल पे जो है वो प्रभावी दिखाई दिया है, तो क्या ये परिणाम में भी बदलेगा? तो ये डिपेंड करेगा हिंदुओं के ऊपर कि हिंदू जो है वो जो जाग रहे हैं वो कितना जो घर से बाहर निकलेंगे और कितना वोट करेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। अगर ये सो गए तो आपने देखा इसी नारे की बदौलत
एक वोट जिहाद, और ऐसे मौलानाओं, सजाद नोमानी जैसे मौलानाओं ने दुबई तक जो है वो अपने नेटवर्क में, जहां जहां इनका नेटवर्क है वहां वहां इन्होंने जो है वो फतवे जारी किए हैं कि जहाजों में भरकर उनका खर्चा बसत जो है वो ये उठाने के लिए तैयार है, लोग पहुंचे और वोटिंग करें। तो अब हिंदुओं के ऊपर भी यही बात लागू होती है कि क्या ये लोग जो है वो कल घरों से बाहर निकलकर इसके ऊपर वोट करेंगे। ये इस जो है वो बताएगा 23 तारीख को कि इस चुनाव का परिणाम जो है वो किस तरफ जाएगा। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि कंफर्टेबल जीत जो है वो महायुति की होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों ने बटोगे तो कटोगे के सामने सरेंडर किया है, उनको सूझ ही नहीं रहा कि किसी दूसरे मुद्दे पे वो बात करे। इसलिए महाराष्ट्र की इस 1 महीने की जो राजनीति की प्रक्रिया हमने देखी, वो कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे के आसपास ही घूमती हुई नजर आ रही है। और यही एक कारण है कि सवरा भास्कर जैसे लोग जो है वो जिस तरीके की बात वो पहले करते थे और अब जिस तरीके से वो शहजाद नोमानी के साथ फोटो उनका सेशन चल रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तविकता जो है वो धरातल की वो इस वक्त कहाँ खड़ी है महाराष्ट्र के चुनावी गलियारों में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।